Hello and welcome to Prudent IAS, one-stop solution for all the competitive exams. So in continuation of our discussion of the newspaper, keeping answer writing in mind, we are back with another interesting editorial. Interesting for some and boring for some also, because बहुत सारे लोग होते हैं जो ये ऐसा इकोनॉमी का एडिटोरियल आता है ना, उसको छोड़ ही देते हैं कि नहीं इसमें बहुत सारा फैक्ट होगा, डेटा होगा, वी आर नॉट इवन टचिंग इट. बट आज हम इसी एडिटोरियल को देखेंगे विच इज अबाउट इन्फ्लेशन. किस तरह से हम इससे कुछ पॉइंटर्स निकाल सकते हैं, एक आंसर का स्ट्रक्चर बना सकते हैं और कैसे इस आर्टिकल को समझना है. लेट्स क्विकली रीड द हेडलाइंस. Easing prices, inflation is falling, but the unpredictability factor is high now. तो ये इन्फ्लेशन पे आर्टिकल है. ऑब्वियसली किस किस में आ सकता है ये? इकोनॉमी, अंडर मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन ट्रेंड, सप्लाई शॉक्स, जियोपॉलिटिक्स, ठीक है, ऑयल डिपेंडेंसी. और ऐसे में तो किसी भी टॉपिक में कहीं भी कुछ भी पूछ सकते हैं, गवर्नेंस का, मॉनेटरी पॉलिसी का, तो उसमें आप यूज कर सकते हैं. पहले हम इस आर्टिकल को देखते हैं, समझते हैं क्या बात कर रहा है, इन्फ्लेशन के बारे में कुछ चीजें जानेंगे. उसके बाद वी विल फ्रेज एन आंसर जिसमें हम इसी आर्टिकल से एक कंटेक्स्ट निकालेंगे. ठीक है, इन्फ्लेशन को देखते हुए क्या उसके पॉजिटिव इंडिकेटर्स हो सकते हैं. और ये जरूरी है क्योंकि सिर्फ ट्रेंड देखना प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ना ही नहीं है, बट मेंस में आपको ये सब लिखना पड़ेगा. और वो कौन से वर्ड्स हैं, द चॉइस ऑफ टर्म्स, दैट आई विल बी टेलिंग यू टुडे. फिर उसके साथ साथ अनप्रिडिक्टेबिलिटी और द इंक्रीजिंग रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, व्हाट विल बी द इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया, एंड देन वी विल इवन मूव फॉरवर्ड टू द वे फॉरवर्ड एंड अ कंक्लूजन. बेसिक डिस्कशन, उसके बाद हम इसका मेंस पर्सपेक्टिव देखेंगे. द इन्फ्लेशन डेटा फॉर मे शोज जस्ट हाउ मच कैन चेंज इन 1 month. रिटेल इन्फ्लेशन केम इन एट अ 75 month लो. तो ये क्या बोल रहा है कि इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा कम हो चुका है. कितना हो गया है? 2.8% इन मे विद ईजिंग फूड प्राइसेस एंड मेन रीजन द मेन रीजन बिहाइंड दिस फॉल. तो इन्होंने सबसे पहली लाइन में क्या बता दिया, इन्फ्लेशन का रेट कितना है? 2.8%, विच इज अ 75 month low. And the main reason was the food prices, of course, easing of the food prices. ठीक है, तो हम इसको कंटेक्स्ट में एक नोट करते चल रहे हैं. अब ट्रेंड एनालिसिस बहुत जरूरी होता है. इन्फ्लेशन में एग्जैक्ट आपको याद नहीं रखना है, बट अगर इतना कोई कम हो रहा है कंटिन्यूएशन में, तो येस इट इज अ ट्रेंड विच यू मस्ट नोट डाउन. होलसेल इन्फ्लेशन टू, it was just 0.4%, the lowest in more than a year. The primary driver here, apart from falling food prices, was a drastic contraction in the crude oil. पहला हमें मिला food prices प्लस हमें मिला crude oil prices. So the author is saying, and yes, of course, I forgot to mention that this editorial is from The Hindu, dated 18th June. Yes. So the crude oil prices and the natural gas prices were also low. We'll do a in detail discussion. अभी मैं एक बार इसको पढ़ के just jot down कर रही हूँ. An oversupply of oil and a slowing global economy had meant that the months leading up to May had seen oil prices fall considerably. अब बेसिकली इसको समझते हैं. सबसे पहले इन्फ्लेशन टॉपिक को देखते ही क्या क्या दिमाग में याद आना चाहिए. देखिए कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. मैंने प्रीवियस एक मॉनेटरी पॉलिसी का वीडियो भी बनाया था जिसमें वी हैव डिस्कस्ड थॉरली अबाउट द रेपो रेट, CRR क्या होता है, SLR क्या है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, राइट. इन्फ्लेशन को देखते ही व्हाट वील नोट डाउन. जब इन्फ्लेशन कम हो रहा है एज सीन बाय दिस आर्टिकल कि 75 month लो है, RBI का स्टैंड क्या होगा? रेपो रेट विल बी लेस. रेपो रेट कम करने से क्या होगा? ऑब्वियसली जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम होंगे. ठीक है, इंटरेस्ट रेट कम होगा, लोग ज्यादा लोन लेंगे, डिमांड इंक्रीज होगी. डिमांड के साथ साथ जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है, ग्रोथ है, दैट विल ऑल्सो इंक्रीज. जब कंजम्पशन बढ़ेगा, अब लोग कहेंगे भाई सस्ते लोन आ गए, गाड़ी ले लेते हैं, कंजम्पशन भी बढ़ेगा.
ठीक है। ओवरऑल जॉब, अगर अनएम्प्लॉयमेंट को देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा और जॉब्स जो है वो मार्केट में बढ़ेंगी। ये कब हो रहा है? जब हम रेपो रेट को कम कर रहे हैं। तो दीज आर द इम्पैक्ट। सो कंसीडरिंग दैट द इन्फ्लेशन इज गेटिंग टू लो, दिस इज द स्टैंस ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी इसका बताती है। इसके बारे में और क्या जानना जरूरी है? आइडियल रेट, इन्फ्लेशन का क्या आइडियल रेट होना चाहिए? दैट इज 4% with a gap of plus minus 2%, यानी कि anywhere between 2 to 6% is the range, और इस टाइम इट इज 2.8। अब इस आर्टिकल में आगे क्या बोला गया कि देयर आर द चांसेस दैट सम एनालिस्ट रिटेल इन्फ्लेशन कहते हैं कुड कम इवन एज लो एज 2%। ये भी हो सकता है, एक चांस था, बट इसमें अभी बहुत सारी दिक्कतें हैं और वो क्या अनप्रिडिक्टेबिलिटी है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर इन्फ्लेशन कम हुआ है, विच इज वेरी गुड, बहुत अच्छा, बढ़िया, सब चल रहा है, रेपो रेट कम, ग्रोथ हो रही है, एवरीथिंग इज वेरी प्लीजेंट, बट इट इज नॉट एज प्लीजेंट एज इट माइट सीम बिकॉज देयर आर सर्टन चीज। अब इसके साथ साथ एक चीज और जो आपको पढ़नी है, तो आर्टिकल से रिलेटेड हो गया, फिलिप्स कर्व पता होना चाहिए, ठीक है। इसके जस्ट ऑपोजिट में भी चीजें पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसको कम करने के लिए रेपो रेट बढ़ाएंगे, तो किस तरह से ग्रोथ और इन्फ्लेशन का एक डायलेमा चलता रहता है कि अगर रेपो रेट हम बढ़ा देंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, लोन्स ऑब्वियसली कम, डिमांड कम, ग्रोथ भी स्टैग्नेंट, कंजम्पशन कम, अल्टीमेटली अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, जॉब्स मार्केट में कम हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जस्ट इसका ऑपोजिट चलता रहता है। ये बेसिक सी नॉलेज है अबाउट इन्फ्लेशन विच वी मस्ट नो, तो बेसिक इकोनॉमी का। Coming back to the article, the feeling until too long. Okay, now the Israel attacked on Iran and the monsoons progress. So there are two risks which are mentioned in this article. First up is the monsoon, and second up is the geopolitical tensions. That is Iran-Israel conflict. ठीक है, ये किस में आगे रिस्क में, इस पे हम डिस्कशन अभी करेंगे। Oil prices jumped as much as 8% in a single day. Very important data, ये आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं कि oil prices 8% जंप कर चुके हैं in a single day because of the rising geopolitical tensions. So the last week, as per The Hindu, it was reported that an escalation of tensions between two countries has resulted in the blockage of the vital Strait of Hormuz. अब एक बार हमने स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ये सारा पता होना बहुत जरूरी है। तुरंत मैप पे जाइए, देख लीजिए उसकी क्या लोकेशन है, कहाँ कहाँ, इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है इसमें, ब्लॉकेज ऑफ स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, राइट। देन जिससे क्या होगा, इंक्रीज इन शिपिंग कॉस्ट फॉर इंडिया, एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स एंड कुड इम्पैक्ट इंडियाज ऑयल सप्लाईज। सो इंक्रीज इन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कॉस्ट, मतलब कि शिपिंग कॉस्ट पे ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगा। सारा कुछ डेटा हम यहीं से उठा रहे हैं, मैंने आई एक्सप्लेन, तो एक मेंस आंसर ऑलरेडी तैयार हो जाएगा। एंड कुड इम्पैक्ट इंडियाज ऑयल सप्लाई फ्रॉम की सोर्सेज। अब यहाँ पे क्या क्या प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट्स भी मिल रहा है हमें। ऑफकोर्स इन्फ्लेशन का एक बेसिक डेटा पता होना चाहिए, ट्रेंड एनालिसिस पता होना चाहिए। यहाँ से इंडिया कहाँ से की सोर्सेज जो इंडिया के, जहाँ से हम इम्पोर्ट कराते हैं, बिकॉज 80% ऑफ द, दिस इज ऑल्सो मैंशनड इन दिस आर्टिकल कि मेरा 80% इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है ऑयल में। So the countries, the key sources are Iraq, Saudi, UAE. अब स्ट्रेट और ऑफ हॉर्मूज का अगर ब्लॉकेज हो रहा है बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल टेंशंस, एंड डायरेक्ट इंप्लीकेशन आएगा शिपिंग पे, इंडिया की ऑयल डिपेंडेंसी है तो प्राइसेस पे भी फर्क आएगा। दिस इज नॉट एन अनलाइकली इवेंचुअलिटी ईदर विद द कॉमर्स। ओके, सो ये इतना इसको कर सकते, कॉस्टलियर इनपुट्स स्पेशली ऑयल विल इवेंचुअली मूव द inflation needle back up. The monsoon has picked up the pace. Meteorological department, okay, just the explanation part. The RBI shifted to its stand to neutral, indicating that it was ready to raise the interest rates that was cut to them. This was अब ठीक है, RBI का stance यहाँ पे क्या था, neutral, ठीक है। This is what we got from this article. This was about inflation. Now let's do some discussion over this. इस पे एक आंसर हम कैसे लिख सकते हैं। पहले हमने कंटेक्स्ट लिख लिया, कंटेक्स्ट में यूजुअली इंट्रोडक्शन का पार्ट हम फॉर्म कर रहे हैं। अब डायरेक्ट हो नहीं सकता इसी आर्टिकल पे क्वेश्चन आ जाए, इन्फ्लेशन बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको कुछ अगर रेडी डेटा है हैंड में, पता है आपको कि ठीक है यहाँ पे 75 मंथ लो हुआ है, ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं आप अपकमिंग मंथ्स में किस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है घट रहा है,
2.8 आपको पता है, एक डेटा आपके पास है, 8% सिंगल डे में जंप। ये इंडिकेटर ना हमेशा काम आएगा। 8% सिंगल डे में हम इसको कहाँ लिख सकते हैं कि भाई जो जियो पॉलिटिकल डायमेंशंस हैं उसकी वजह से इंडिया पे इंप्लीकेशन आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज इंडिया इंपोर्ट्स 80% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल नीड्स, जो अगला डेटा है। तो ये 2-3 पॉइंट्स हमने नोट कर लिए। अब हम आते हैं पॉजिटिव इंडिकेटर्स क्या होते हैं। वाई द इन्फ्लेशन गॉट दिस 2.8 लो, इतना कैसे लो हो गया, इसके क्या क्या इंडिकेटर्स थे, इसको कैसे समझना है। आप कभी भी इन्फ्लेशन पे कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई डिबेट हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या किसके इंडिकेटर्स होते हैं। फूड प्राइसेस सॉफ्टेंड, यहां पे हम टर्म क्या यूज कर सकते हैं, फूड प्राइसेस सॉफ्टेंड, बिकॉज जो वेजिटेबल सीरियल में उसमें ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं था, यहीं से हमने उठाया हुआ है। ईजिंग फूड प्राइसेस वाज द मेजर रीजन। क्रूड ऑयल प्राइसेस जो थे वो भी कम हुए। वो क्यों कम हो गए? बिकॉज ग्लोबली ओवर सप्लाई हो रहा था। तो ओवर सप्लाई के साथ साथ क्या हो रहा था, डिमांड कम थी, तो प्राइसेस भी गिर गए ऑयल के। अब ऑब्वियसली प्राइसेस ऑयल के अगर गिर रहे हैं, हमारा 80% इंपोर्ट है, डायरेक्ट एक पॉजिटिव इंप्लीकेशन आ गया। ये दो मेजर फैक्टर थे जिनकी वजह से इन्फ्लेशन कम हो गया। इसमें एक पॉजिटिव इंडिकेटर क्या था, ये आरबीआई का स्टैंस। जो आरबीआई का न्यूट्रल स्टैंस है, ये क्या बताता है कि वी हैव बेटर पॉलिसी मैनेजमेंट, और ऑफ कोर्स फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है आरबीआई के पास। तो ये कुछ टर्म्स हैं दैट यू आर गोइंग टू यूज। यू विल राइट द हेडिंग फॉर एग्जांपल एज इंट्रोडक्शन, व्हाट आर द पॉजिटिव इंडिकेटर्स, देन वील क्विकली जंप टू व्हाट आर द अनसर्टेनिटीज, अनप्रिडिक्टेबिलिटी, या क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। ये इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था, अभी बस हमारा इन्फ्लेशन कम हुआ ही था, बट दो बहुत बड़े जो इश्यूज आ गए हैं वो क्या है। पहला तो मॉनसून। मॉनसून से तो हमेशा ही दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि मॉनसून इतना अनप्रिडिक्टेबल है। ऑफ कोर्स मॉनसून थोड़ा भी इधर उधर होगा, फूड इन्फ्लेशन अगेन इट विल राइज, बिकॉज इट विल डायरेक्टली अफेक्ट द सीरियल्स, उसका प्राइसेस जाएगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, एंड फूड इन्फ्लेशन से मेजरली अफेक्ट हो जाएगा। सेकेंडली, जो ये प्राइसेस क्रूड ऑयल के गिरने लगे थे, जियो पॉलिटिकल टेंशन हो गया, बहुत बढ़िया। इजराइल और ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को भी ब्लॉक कर सकते हैं, इससे हमारे ऑब्वियसली शिपिंग प्राइसेस वगैरह तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, उसके साथ साथ और क्या होगा, ऑयल प्राइसेस भी बढ़ेंगे। और ये इसका हमने एग्जाम्पल कहाँ हमने इस आर्ग्यूमेंट को सब्सटैंशिएट किया है, जस्ट इंट्रोडक्शन में हमने लिखा है 8% जंप आया है सिंगल डे में। तो अनप्रिडिक्टेबल जो रीजंस हैं वो है, पहला मॉनसून, सेकेंड इज द जियोपॉलिटिकल टेंशंस। एंड व्हाई वी आर अफेक्टेड बाय द जियोपॉलिटिकल टेंशंस, बिकॉज हम अभी भी इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं। ये पॉइंट ऐसा है जिसको हम वे फॉरवर्ड में लिखेंगे, कैसे हमको अपनी सप्लाई चेन्स वगैरह बेटर करनी, एक्सेट्रा। So we got 2 pointers for the unpredictability. इसमें एक और पॉइंट क्या ऐड हो सकता है, दैट इज इनपुट कॉस्ट प्रेशर। बिकॉज ऑफ दीज जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स हमारा जो इनपुट कॉस्ट है वो चेंज हो जाएगा। हम नहीं चाहेंगे तो भी चेंज होगा, बिकॉज दिस इज एन इम्प्लीकेशन, दिस इज अ रिस्क जिससे डायरेक्टली इंडिया को फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वी गॉट 3 पॉइंटर्स अंडर पॉजिटिव इंडिकेटर्स, अब अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंटर्स अंडर द इंक्रीजिंग रिस्क और द अनप्रिडिक्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी की। ये जो राजी खुशी अच्छी कहानी चल रही थी, इन्फ्लेशन कम हुआ था, ये ज्यादा देर नहीं रहेगा बिकॉज ऑफ मॉनसून एंड जियो पॉलिटिकल इवेंट्स। इंप्लीकेशंस, डायरेक्ट इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, ब्लॉकेज ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एज पर द एडिटोरियल, ऑफ कोर्स हमारे शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से क्या होगा, वहां पे ब्लॉक करेंगे, इट इज सो क्रूशियल कि सारी सप्लाई चेन जो शिप्स का आना जाना है वो उसी एरिया से ही तो आ रहा है, वो सारा ब्लॉक हो जाएगा। और हम इतने अभी भी ऑयल डिपेंडेंट हैं क्रूड ऑयल इंपोर्ट पे, तो हमारा शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगा, अल्टीमेटली इन्फ्लेशन आएगा। सेकेंडली क्या होगा, आरबीआई को जो इतना फ्लेक्सिबिलिटी स्टैंस था, अब उसको बहुत ही विजिलेंट स्टैंस रखना पड़ेगा ना, कि क्या करें, डीले करें, जो रेट्स हैं उसको क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए, बहुत ही विजिलेंट रहना पड़ेगा, बिकॉज इट इज गोइंग टू चेंज ड्रास्टिकली सुपर सून। इसके ही कंटेक्स्ट में आ जाता है एक वे फॉरवर्ड, कि हमको क्या क्या ऐसे मेजर्स हैं जिससे जो ये सारी अनसर्टेनिटीज है इसको हम थोड़ा सा कर्ब कर सकते हैं। फर्स्ट अप इज स्ट्रेंथन दी सप्लाई चेन्स, ठीक है, वेरी क्लियर नाम से, ठीक है। सेकेंड इज एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, इतना इंपोर्ट डिपेंडेंट है हम। थर्ड अप इज बेटर मॉनसून फोरकास्टिंग, कि मॉनसून रिलेटेड जो भी चीजें एटलीस्ट उसको तो हम कर सकते हैं थोड़ा कवर। इरिगेशन जो हमारा है वो बहुत कम कवरेज है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर इज स्टिल मॉनसून डिपेंडेंट, तो हम इरिगेशन कवरेज को बढ़ा सकते हैं कि एटलीस्ट एक ये चीज तो कट हो जाए, इसको हम मैनेज कर सकें, राइट। नेक्स्ट अप विल बी यूज द ट्रेड डिप्लोमेसी। अब थोड़ा सा कुछ सॉफ्ट पॉलिसी भी लिखनी चाहिए। इसमें क्या होगा,
यूजिंग दिस ट्रेड डिप्लोमेसी हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि नो मैटर जियो पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, हमारी जो सप्लाईज आ रही हैं दैट आर कंसिस्टेंट, हमारी सप्लाईज में कोई रोक नहीं आनी चाहिए. देन हमने बात करी कि इनपुट कॉस्ट प्राइसेस बढ़ सकते हैं, है ना. अब ये प्राइस में फ्लक्चुएशन आएगा, कौन इफेक्ट होगा? वल्नरेबल सेक्शन जो. तो उसके लिए हमें एक फिस्कल सपोर्ट भी तैयार रखना है कि अगर कोई ऐसा सडन स्पाइक आता है देन दैट टारगेटेड वल्नरेबल सेक्शन इज नॉट मच इफेक्टेड. तो इस तरह का हम एक वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं. अगेन प्लीज फोकस ऑन द चॉइस ऑफ वर्ड्स. आप अभी इसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, आपके दिमाग में ये चीजें बैठने लगेंगी, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, नॉट द सिमिलर क्वेश्चन बट मिलता जुलता क्वेश्चन, यू विल हैव रेडी टर्म्स इन योर माइंड. आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव होगा. दिस इज द होल पर्पस ऑफ डूइंग दिस एनालिसिस. एडिटोरियल को समझने से ज्यादा आंसर में कैसे उसको यूज कर सकते हैं. मैंने रिपीटेडली बताया है कि जो फैक्ट्स है, जो भी डेटा है, उसको आप इंट्रोडक्शन में लिखिए, दैट इज द कंटेक्स्ट बैकग्राउंड पोर्शन में. कंक्लूडिंग लाइन हम यहाँ पे जो भी लिखेंगे आफ्टर वे फॉरवर्ड, उसमें हम फैक्ट्स नहीं लिखेंगे. कंक्लूजन इज सपोज टू बी अ समराइजिंग लाइन. उसमें कोई भी नई इंफॉर्मेशन देना इज नॉट गुड. तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन हो सकता है? कंक्लूजन जो पढ़ा है उसी से ही समराइज कर दीजिए. बस वर्ड्स, अगेन चॉइस ऑफ वर्ड्स विल बी वेरी गुड. कैसे? दैट दो या डिस्पाइट द इन्फ्लेशन, लो इन्फ्लेशन, the low inflation has given short term relief or reprieve, but we can use a term जो बहुत फेमस टर्म होता है, बोला जाता है however, कि आप हमेशा अपनी बात को कहने के बाद एक however से बता दीजिए कि अच्छा इसका दूसरा साइड ये भी है. But you can write here is but the looming uncertainties. Uncertainties क्या क्या है? Regarding geopolitics और क्लाइमेट वेरिएबिलिटी. वहां पे हमने मॉनसून यूज कर लिया, हम यहां पे थोड़ा रिफ्रेश करके क्लाइमेट वेरिएबिलिटी कर लेते हैं. व्हाट दिस डज? इट विल अंडरस्कोर द नीड ऑफ मोर विजिलेंट. हमने पहले ही बात करी, आरबीआई को एक विजिलेंट पॉलिसी रखनी पड़ेगी. इसके साथ साथ अडैप्टिव पॉलिसी मेकिंग फॉर सिक्योरिंग इंडियाज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे. इसके लिए क्या जरूरी है? अडैप्टिव पॉलिसी मेकिंग होना चाहिए, आरबीआई का विजिलेंट स्टैंड होना चाहिए. बिकॉज जो थोड़ा बहुत अभी हमें इन्फ्लेशन से एक रिलीफ मिला है, अनसर्टेनिटीज इतनी ज्यादा है कि बहुत ज्यादा देर नहीं टिकने वाला है. इन्फ्लेशन माइट गो अप अगेन. सो दिस विल बी अ कंक्लूडिंग लाइन. दिस वॉज इट फॉर टुडे. आई होप नाउ यू हैव अ बेटर पिक्चर हाउ टू इंटरप्रेट द इकोनॉमिक एडिटोरियल्स. उसमें इतना फैक्ट्स और उसमें घुसने की जरूरत नहीं है. बस आप पॉइंटर्स निकालिए, की पॉइंट्स लिखिए और एक माइंड में स्ट्रक्चर बना लीजिए. We'll be coming up with another interesting video super soon. Thanks for watching.